तो प्यारे साथी, अगर आप भी हो क्लास 10 में और इस बार 2026 में अपना पेपर देने वाले हो तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लेना। इस क्लास में भैया देखने के बाद आपकी सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब आप कहेंगे भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि एक ही क्लास को देखने के बाद 70 नंबर कैसा पक्का हो जाएगा? तो देखिएगा यहां पर प्यारे साथी, मैंने आपको इस क्लास के अंदर बता दी है 60 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप तैयार कर लेते हो, 60 हटा दो, केवल अगर आप 30 प्रश्न ही तैयार कर लेते हो सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 14 तक, तो कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको 100% गारंटी है कि सीधा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले। इसके बाद देखो, मैं आपको इसी क्लास में बता दिया हूं लघु उत्तरी प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आते हैं 4-4 नंबर के। मैंने आपको बता दिए 20 क्वेश्चंस। देखो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। और इसी क्लास में मैंने आपको बता दिए हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि 20 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस तैयार कर लिए पेपर से पहले दीर्घ उत्तरी वाले, जो कि प्रश्न पत्र में लगभग हर साल आते हैं आपके पेपर में, तो आज की इस क्लास को देखने के बाद मेरी गारंटी है कि 70 नंबर आप लोग इजीली सामाजिक विज्ञान में आसानी से लेकर के आने वाले हो। ठीक है, आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लेना और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको हमारे चैनल F24 क्लासेस पर देखने को मिलती रहेंगी आगे के समय में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस बार अगर आप बोर्ड एग्जाम 90% लाना चाहते हो तो भैया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस बार मैं 90 से 95% तक दिलाने वाला हूं। तो प्यारे साथी, यहां से हम सबसे पहले देखने वाले हैं आपके परीक्षा में जो प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेंगे हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस। प्यारे साथी, आपके पेपर में टोटल 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चंस आने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं 60 बहुविकल्पी प्रश्न। 60 नहीं, मैं केवल आपको मान लो 30 बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा बस। आज की इस क्लास में बताए गए 3 प्रश्नों को आप बिल्कुल घोर करके पी लेना, क्योंकि जो मैं 30 क्वेश्चंस आज की इस क्लास में कराने वाला हूं, ये 30 क्वेश्चंस आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक होने वाले हैं। तो प्यारे साथी, वीडियो में बने रहना, अंत तक देखना। और अगर आपने अंत तक इस क्लास को देख लिया तो मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान को आप सामाजिक विज्ञान की आपको पूरी जानकारी 70 में 70 कैसे लाने, उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी और आप पेपर में इस बार फोड़ के आने वाले हो। ठीक है, तो चलो भाई एक एक करके मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, वह सारे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को नोट करिए। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा फ्रांस। तो बहुत जल्दी लगा लीजिए, इसका बिल्कुल सही आंसर फ्रांस। और मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं 100% सारे क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न अगला नोट करिए कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी प्यारे साथी, वह कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सन 1789 ईस्वी, यानी सन 1789 ईस्वी में आप कह सकते हो कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कितनी बार ये पेपर में आपके पूछा गया है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट करो कि इटली के एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का जो एकीकरण हुआ था वह पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में। ठीक है, यानी वर्ष 1871 यानी 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 4। और 4 क्वेश्चंस कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो प्यारे साथी, अगर मैं जर्मनी में एकीकरण जो हुआ था उसके जो मुख्य भूमिका हुई थी उसमें थी भैया ऑटो वन बिस्मार्क की, है ना। तो जल्दी से सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लो और हाँ, हर एक क्वेश्चंस तैयार जरूर कर लेना, मतलब भैया आप लर्न जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को, साथ ही साथ इनकी आप नोट्स जरूर तैयार कर लेना। मतलब अगर आप नोट्स तैयार करोगे ना तो ये मान लीजिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बाद में भी कभी भी तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चलो मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस कराता हूं। तो प्यारे साथी, अगला प्रश्न देखिए आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो पराजय हुई थी ना प्यारे साथी, वह कब हुई थी? क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर प्यारे साथी आप लगा लेंगे वर्ष 1815 ईस्वी में, यानी सन 1815 ईस्वी में कह सकते हो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। तो राइट आंसर आप इसको लगा लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो वर्ष 1871 में
पूछ रहा है क्वेश्चन कि जर्मनी का सम्राट जो था वह किसको घोषित किया गया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लगा लेंगे काइजर विलियम या फिर कैसर विलियम प्रथम। देखिए दो तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, या तो आपसे आपको मतलब ऑप्शन में दे देगा काइजर, ठीक है, या तो ऑप्शन में आपको काइजर दे देगा, आप इसको सही लगा देना, ठीक है, या तो फिर आपसे कह देगा कैसर विलियम प्रथम, ठीक है। तो काइजर विलियम प्रथम या कैसर विलियम प्रथम दोनों में से कैसर भी दे सकता है और काइजर दे सकता है, बाकी विलियम प्रथम आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला नोट करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यूसेपे मैत्सिनी, इस ज्यूसेपे मैत्सिनी द्वारा, ठीक है, ज्यूसेपे मैत्सिनी, ठीक है, द्वारा स्थापित जो गुप्त संगठन था प्यारे साथी वह कौन सा था, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यंग इटली। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यंग इटली। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यूसेपे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, तो आप लोग इसका आंसर यंग इटली ही लगा लेना, ठीक है। चलो इस तरीके से 8 क्वेश्चंस यहां से आपके हो चुके हैं समाप्त प्यारे साथी। सभी प्रश्नों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना और हर एक क्वेश्चन को पेपर से पहले जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे के सारे क्वेश्चन की। तो यहां से देखिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 9 शुरू होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि सन 1789 में फ्रांस जो था भैया वह किस प्रकार का राज्य था, ठीक है। तो देखो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर, जो आप लोग कह सकते हो 4 नंबर, यानी असीमित राजतंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करता हूं कि सन 1789 ईस्वी में जो फ्रांस था भैया वह किस प्रकार का राज्य था, तो भैया वह असीमित राजतंत्र था, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो बड़े ही ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है कि ऐसा कौन सा देश था जो कि केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो देखिए यहाँ पर ब्रिटेन दे रखा है, फ्रांस दे रखा है, जर्मनी ऑप्शन में दे रखा है और आपका रूस दे रखा है। प्यारे साथी अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। यानी अगर मैं जर्मनी की बात करता हूं ना तो जर्मनी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा देश जो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था वह आप सभी लोगों का जर्मनी था, ठीक है। नोट कर लो और देख लो कितनी बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस, यहाँ पर आप छतरी बना लो, ठीक है। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को कह सकते हो कि सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये किसका कथन था प्यारे साथी, ये कथन था मेटरनिक का, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। कथन जो था वह आपका मेटरनिक का कथन था, ठीक है। तो राइट आंसर आप इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि जलियांवाला बाग की जो घटना थी ना ये कब हुई थी। तो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी प्यारे साथी वह 13 अप्रैल सन 1819 की 1919, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 5 फरवरी या फिर 13 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 13 अप्रैल दे रखा है, ठीक है। 1 मिनट। तो अगर मैं यहाँ से सही आंसर की बात करता हूँ तो प्यारे साथी यहाँ पर आपका बिल्कुल तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक कि सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 नोट करिए। तो प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहा है कि चौरी चौरा, ठीक है, कि चौरी चौरा में जो हिंसात्मक घटना घटी थी वह किस वर्ष में घटी थी, ठीक है। तो उस वर्ष का प्यारे साथी आपको नाम बताना है और उसकी जो डेट थी, ठीक है, उसकी जो डेट थी वह भी आपको बतानी। तो ऑप्शन देखिए 5 फरवरी 1922 दे रखा है, 8 नवंबर 1924 दे रखा है, पर मेरे प्यारे भाई आपको बिल्कुल सही आंसर याद कर लेना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कह सकते हो कि चौरी चौरा की जो हिंसात्मक घटना थी वह घटी थी, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्नों को नोट करो, इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चंस बताता हूं। तो चलिए बात करते हैं आगे के सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो भैया यहां से देखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है। तो प्यारे साथी अगर मैं बात करता हूं इसके राइट आंसर की तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोगों का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यानी ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का जो है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर 15 को नोट करेंगे सभी स्टूडेंट की, निम्न में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा जोर देना है बारडोली सत्याग्रह पर। तो प्रश्न में पूछा गया था कि बारडोली जो सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किसने किया था। तो भैया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी आंसर नंबर आपका जो 4 है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को नोट करिए। जिन भी प्यारे साथियों को ऐसा लगता है ना कि बोर्ड एग्जाम में हमें अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस वाली वीडियो को देख लेना और इसमें बताए गए सारे क्वेश्चंस को भैया अच्छे से पेपर में पढ़ के चले जाना। गारंटी है आपको 20 में से कम 10 से 15 प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर नोट करिए कि हिंद स्वराज जो पुस्तक थी इसके लेखक कौन थे। तो अगर मैं हिंद स्वराज पुस्तक की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो आप सभी लोगों को याद कर लेना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे भैया वो आपके थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नोट करेंगे प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ था वह किस वर्ष में हुआ था। तो आर्थिक महामंदी आपको याद रखना है कि जो आर्थिक महामंदी आई थी ये आई थी वर्ष 1929 ईस्वी में। तो आंसर नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1929 ईस्वी में आप कह सकते हो कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ जो था वह हुआ था। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर अगर मैं 18 की बात करता हूं, ठीक है, तो कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो अगर मैं बात करता हूं ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्था है प्यारे साथी, ये निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो देखो अफ्रीका दे रखा है, यूरोप दे रखा है। इसके बाद आप अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूं तो देखो अफ्रीका तो बिल्कुल नहीं होगा, यूरोप आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्था थी वह कहां पर स्थित है, तो यूरोप में आपकी स्थित है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चंस बताता हूं। तो चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को नोट करेंगे। कह रहा कि प्रथम विश्व युद्ध था इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो अगर मैं बात करता हूं प्रथम विश्व युद्ध की, तो यह जो प्रारंभ हुआ था प्यारे साथी, यह प्रारंभ हुआ था वर्ष 1914 ईस्वी में, ठीक है। तो 1914 ईस्वी में आप कह सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वह प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 20 को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है प्यारे साथी वह कहां पर स्थित है। तो अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करता हूं तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यूरोप, ठीक है। एक मिनट, वाशिंगटन दे रखा है, जिनेवा दे रखा है और आपका न्यूयॉर्क दे रखा है, ऑस्ट्रिया दे रखा है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है प्यारे साथी वह कहां पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर स्थित है, एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लगाएंगे जिनेवा। तो इसका बिल्कुल आप सही आंसर क्या लगाएंगे, जिनेवा, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए और इसके बाद आगे नोट करिए प्रश्न नंबर 21 को। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF था इसकी प्यारे साथी जो स्थापना की गई थी ना, इसकी स्थापना हुई थी आपकी कह सकते हो कि वर्ष। तो चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1945, ठीक है। तो इसका आप लोग बिल्कुल सही आंसर 1945 कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट था भैया ये क्या था। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस प्यारे साथी आप देख सकते हो कि ये कितनी बार आपके प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस आपका रिपीटेड है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास को देखने के साथ साथ अपने प्यारे मित्र को भी शेयर कर देना ताकि वह भी बोर्ड एग्जाम में साइंस सोशल साइंस में अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। तो अगर मैं रिंडर पेस्ट की बात करता हूं कि अफ्रीका में कब आया था, ये क्या था, तो सबसे पहले तो ये एक बीमारी थी, है ना। तो सबसे पहले ये बीमारी थी जो कि पशुओं में होती थी, ठीक, किसमें होती थी, पशुओं में, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर कि विश्व व्यापार जो संगठन था इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी प्यारे साथी वह हुई थी न्यूयॉर्क में, ठीक है। एक मिनट, ऑस्ट्रिया भी ऑप्शन आप सभी लोगों का है, ठीक है, पर आपको न्यूयॉर्क बिल्कुल सही लगा लेना है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रिया लग रहा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको
ऑप्शन दिखाऊंगा, ऑस्ट्रिया आपका ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तीसरा चौथा ऑप्शन दे रखा है, तीसरा दे रखा है जिनेवा और चौथा दे रखा है ऑस्ट्रिया। पर आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा न्यूयॉर्क, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की। तो जैसे कि आपने ऑप्शन देखे अगले वाले क्वेश्चंस की, जिनेवा दे रखा है, ऑस्ट्रिया दे रखा है, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ऑस्ट्रिया सही होगा, पर ऑस्ट्रिया नहीं होगा, आपका न्यूयॉर्क ही बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलो भाई आगे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 24 को नोट करो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार जो सोपानी खेती है वह की जाती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। प्यारे साथी आपको उत्तराखंड बिल्कुल सही कर लेना है, क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है कि जो सीढ़ीदार सोपानी खेती होती है वह की जाती है, ठीक है। चलिए आगे नोट करिए प्रश्न नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो अगर मैं काली मिट्टी की बात करता हूं कि भैया काली मिट्टी जो होती है वह कहां पर पाई जाती है, तो देखिए आपको ऑप्शन में झारखंड दे रखा है, गुजरात दे रखा है, राजस्थान दे रखा है, बिहार दे रखा है। पर अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं कि आपका सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, है ना। तो सेकंड वाला यानी गुजरात आप लोग बिल्कुल सही कर लेंगे, है ना, कि काली मिट्टी जो होती है वह कहां पर पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वह रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, मतलब हर बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। प्यारे साथी आज की क्लास में बताया गया 3 क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लेना, घोर के एकदम पी लेना पेपर से पहले, आपको यहां से हर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे नोट करिए क्वेश्चन नंबर 26 को, कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है, पंजाब में कि उड़ीसा में कि उत्तर प्रदेश में कि गुजरात में, तो भैया इसका बिल्कुल सही आंसर आप टिक लगा लेंगे कि उड़ीसा में आप लोगों की काली मिट्टी पाई जाती, सॉरी लाल मिट्टी जो होती है उड़ीसा में पाई जाती है। अगर काली मिट्टी की बात करें तो भैया वो गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। चलो आगे नोट करो क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो लेटराइट मिट्टी होती है निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो अगर मैं लेटराइट मिट्टी की बात करता हूं तो प्यारे साथी यह आपकी लेटराइट मृदा बहुत उपजाऊ मृदा होती है और ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन नोट करिए 28 नंबर की, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है, तो सबसे अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में किसकी पाई जाती है, तो ऑप्शन देखेंगे और आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो अगर मैं आंसर की बात करता हूं प्यारे साथी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन में कह रहा था कि अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में, कह रहा था कि जो हमारी मिट्टी होती है कौन सी मिट्टी, फिर से मैं बता देता हूं, जो हमारी मिट्टी होती है कौन सी, जलोढ़, ठीक है, जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी में हमारे कौन कौन सी कह सकते हो तत्व पाए जाते हैं, तो पोटास भी खनिज लवण पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, तो इनमें से सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो और यहां तक देखिए 29 और 30 केवल 2 प्रश्न और बचे हैं एमसीक्यू के, फिर मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा प्यारे साथी, इसके बाद मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि 100% आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले 29 नंबर नोट करो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है, तो देखो कितनी बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा गया है। अगर मैं बात करता हूं संभावित संसाधन हमारा कौन सा है, तो भैया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यानी थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, कह रहा कि पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होता है ये इसका क्या साधन है, तो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होती है इसका मुख्य कारण होता है हिमनद, इसका मुख्य कारण क्या होता है, हिमनद। तो प्यारे साथी देखिए यहां तक कि मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं और आपके पेपर में क्या है कि जो भी आपके पेपर में प्यारे साथी बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे ना, मेरे द्वारा अगर आपने ये 30 प्रश्न तैयार कर लिए, मेरी गारंटी है कि अगर आपने 30 क्वेश्चन अच्छे से तैयार किए तो 20 नंबर आपकी कम से कम कुछ नहीं तो 15 नंबर तो बिल्कुल सिस्टम से फिक्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो इसके बाद आपको क्या करना है प्यारे साथी, इसके बाद आपको नोट करने हैं, बात प्यारे साथी आपको नोट करने हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कि कह सकते हो लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में आपसे प्रश्न मतलब पेपर में आपके आते हैं। तो मैं एक एक करके अब मैं आपको सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस के बाद में मैं आपको लघुत्तरीय क्वेश्चंस कराने वाला हूं और मैं आपको बता देता हूं कि लघुत्तरीय क्वेश्चंस आपके पेपर में टोटल
4 पूछे जाएंगे, कितने टोटल आपके 4 आएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो होता है वह 4 नंबर का होता है। तो प्यारे साथी आपको 16 नंबर के क्वेश्चंस आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। वो भी कैसे क्वेश्चंस, वो भी आपके कह सकते हो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्यारे साथी अब देखिए मैं आपको कराने वाला हूं आपके सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको प्यारे साथी 20 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेने हैं, और इसके बाद फिर मैं आपको देखिए यहां पर कराऊंगा आपको ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास को देख लेना, 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करना है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको नोट करना है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना है। और इसके बाद चौथा प्रश्न नोट कर लेना है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। और पांचवा क्वेश्चन आपको नोट करना है कि गुटनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है ना, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद छठा प्रश्न नोट करिए कि आधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिज के नाम लिखिए, ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न नोट करना है कि जैव विविधता क्या होती है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न आपको नोट करना है कि जल दुर्बलता क्या है और इसके 3 मुख्य कारण बताइए। 9वां प्रश्न आपको नोट करना है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। प्यारे साथी मैं आपको देखिए फिर से बता दे रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं आपको 20 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, जिसमें मैं आपको 9 प्रश्न करा चुका हूं, ठीक है। तो मैं आपको बचे हुए 11 प्रश्न और लघु उत्तरीय के कराता हूं, और इसके बाद मैं आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो प्यारे साथी एक एक करके सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। 10वां प्रश्न है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न नोट करो 11 नंबर की ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वह किसे कहा जाता है। भारत में कह सकते हो कि भारत में सौर ऊर्जा के भविष्य कैसा है, भारत में सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वह कैसा है, उसको बताइए। प्रश्न नंबर 12 है कि समवर्ती सूची के 4 विषयों को लिखिएगा, इसका अच्छे से उल्लेख कीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियां हैं, किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइएगा, इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न नंबर 15 नोट करो कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। आपको कोई इसके 2 तर्क देने हैं। एक एक क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं प्यारे साथी, आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से अगर आपने तैयार कर लिए सामाजिक विज्ञान के, इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। और 17 नंबर नोट करिए कि आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। 18 नंबर नोट करिए कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य लिखिएगा। 19 नंबर नोट करिए कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। और 20 नंबर नोट करिए कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय समझाइए। तो बस इतने प्रश्न आपको क्या करने हैं, कह सकते हो प्यारे साथी, इतने क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। और अब मैं आपको बताता हूं प्यारे साथी, आपके परीक्षा में जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं वह आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके पेपर में स्टूडेंट्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। 1 मिनट, है ना बेटा, उन्हें पन्ना हटा दो, बीच वाला नहीं है। 23/7 तो यहां से देखिए आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, और मैं आपको 20 मेरे द्वारा बताए गए 20 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए सामाजिक विज्ञान के बाहर,
आपके एक भी प्रश्न नहीं आएंगे इससे, ठीक है। बस इतने प्रश्नों को रट लेना, इनका आंसर आप स्वयं से तैयार कर लेना, मेरी आपसे निवेदन है भैया। और हाँ, अगर आपको आंसर भी चाहिए है तो भैया इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक तक पहुंचा दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ, याद रखना, शेयर करोगे तो 10,000 लाइक तक वीडियो चली जाएगी, ठीक है। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है कि राष्ट्रवाद के उदय की प्रमुख कारणों का व्याख्या कीजिए। जो राष्ट्रवाद में उदय हुआ था उसके प्रमुख जो कारण थे उनकी आपको व्याख्या करके बतानी है। अगला प्रश्न नोट करना है कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी इसके प्रमुख क्या कारण थे, उसका आपको वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न नोट करना है कि भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था थी इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इसको आपको उल्लेख करना है। चौथा क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हो, यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिकारक है या फिर हानिप्रद है, इसको आप समझाइएगा। पांचवा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्रक होते हैं वह कौन कौन से हैं, तो आपको भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रकों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन नोट करना है कि अनौपचारिक साख क्या है। अनौपचारिक जो साख है ये क्या है, भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। 7वां प्रश्न है कि भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस पर हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। 8वां प्रश्न है कि भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में लेख लिखिएगा, ठीक है। तो ये 9 प्रश्न तैयार करिए। इसके बाद बचे हुए 11 प्रश्न मैं आपको और कराता हूं जिनको आपको नोट कर लेना है और पेपर में सारे के सारे प्रश्न को रट के चले जाना है। तो इसके बाद प्यारे साथी 10वां प्रश्न आपको नोट करना है कि बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली जो विश्व के अन्य देशों से अलग है वह कैसी है, इसको आपको संक्षेप में समझाना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ये अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। 12वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिएगा। मानव विकास के घटकों के आपको वर्णन करने हैं, ठीक है। तो 12वां ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13वां है कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये नोट कर लेना, ठीक है। अगला 14 नंबर प्रश्न नोट करना कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी का और इटली के एकीकरण का योगदान क्या था, वह आपको बताना है। किसमें, यूरोप के राष्ट्रवाद में। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चीनी उद्योगों के विषय में बताते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधियों के कितने क्षेत्र, आर्थिक जो गतिविधियां थी इनको कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है, तो इसको आपको वर्णन कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन का अर्थ बताते हुए इनके वर्गीकरण को समझाइएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इसका क्या अर्थ है, इसके कोई 2 प्रमुख कारण लिखिएगा। तो प्यारे साथी, यहां तक कि अगर आपने क्लास को पूरा देख लिया तो आपको कंग्रेचुलेसन, आपने सामाजिक विज्ञान को पूरा समाप्त कर दिया है। मतलब आपने एक ही क्लास के अंदर आपने पूरी की पूरी सामाजिक विज्ञान समाप्त कर दी है। तो प्यारे साथी, यहां से देखिए आपने क्या किया कि सामाजिक विज्ञान को आज की इस क्लास में आपने पूरा समाप्त कर दिया। जिस भी प्यारे साथी ने आज की इस क्लास को देख लिया ना, मेरी गारंटी है कि आप लोगों को इसके बाद सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। आपको पता चल गया होगा कि जितने भी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट आपको पता चल गए होंगे, जितने भी आपके लघुत्तरी क्वेश्चन से मैंने बता दिए, जितने भी आपके दीर्घोत्तरी क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिए, बस आपके मानचित्र वाले क्वेश्चन रह गए हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपने वो वीडियो भी देख ली ना तो 70 नंबर आपका सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और इसी तरीके से इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस के हर एक सब्जेक्ट की मैं आपको वीडियो लाने वाला हूं हमारे चैनल पर F24 क्लासेस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको वीडियो मिलती रहेंगी।